हम यमुनोत्री धाम के पास, और ये शानदार नज़ारा यहाँ से। ऐसे नज़ारे हर समय नहीं दिखाई देते पेड़ों पर, और नीचे बर्फ़ की चादर हर तरफ। Dham temple, you can see the beautiful location. मैं यमुनोत्री से बोल रहा हूँ समय, और ये यमुना की धारा मेरे पीछे अविरल खूबसूरत, और ये पूरा बंदर हिमालय की चोटी, वहाँ से ये यमुना पहली बार जब पृथ्वी प्रवेश करती है तो वो यमुनोत्री धाम से निकलती है। और यहाँ से यमुनोत्री और सामने से हिमालय की चोटियाँ हैं, चारों तरफ बर्फ का आपको नज़ारा दिखाई दे रहा है, और सामने से यमुना की धारा आते हुए पूरे हमारे पीछे से। अब पहली बार जब पृथ्वी पर यमुना आती है तो हिमालयी पहाड़ों से होते हुए और पृथ्वी पर ये यमुनोत्री में आती है, और यमुनोत्री से पृथ्वी में नीचे जो है जानकी चक्र में जाएगी, और फिर अनेकों नदियाँ। और अगर हम चाहते हैं कि पहाड़ों के सौंदर्य बरकरार रहे, हमेशा जिंदा रहे, तो हम लोगों को जो है इसके प्रति अपनी जिम्मेवारी का भी निर्वहन करना पड़ेगा, पर्यावरण को बचाना पड़ेगा, और तभी हम इतने खूबसूरत नज़ारे देख पाएंगे। नहीं तो हम अपनी नदियों को उनके नैसर्गिक रूप में अगर देखना चाहते हैं तो हम इस जगह पर कोई कूड़ा कबाड़ या प्लास्टिक ना फेंके। ये सबसे बड़ी हमारी यमुना नदी को, और हम चाहेंगे कि सरकार इस तरफ विशेष ध्यान दे, लोग नदी में जो है गंदगी ना करें, इसके लिए व्यवस्थाएँ की जाए, और यहाँ पर प्लास्टिक और कचरा लाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा जाए। हिमालय से यमुना नदी पहली बार पृथ्वी पर जब आती है तो यहाँ पर प्रवेश करती है, और ये यहाँ से यमुना जो है, यमुना की धारा यमुनोत्री मंदिर के बगल से होते हुए सीधे जानकी चक्र से जाती है, और वहाँ से इसकी जो यमुना घाटी बनती है, जिसको उत्तरकाशी और कोसी जनपद के बाद मिलन से होकर प्रवेश करती है, इसमें अनेकों नदियाँ मिलती हैं, और ये एक खूबसूरत खेत तैयार करती है, जिसके चारों ओर किसानों की खेतियाँ लहलहाती हैं, और जिन पर बहुत से लोग बड़ा अपने जीवन का आनंद लेते हैं। यमुना नदी को बचाएं और इसको ऐसे ही पवित्र रखते थे। यमुनोत्री से आज हम ये अपील से करना चाहते हैं कि सभी लोगों को इस यमुना नदी को बचा के रखना चाहिए। जब हम दिल्ली में जाकर यमुना को देखते हैं तो उसकी स्थिति, और आज यहाँ से यमुना निकल रही है, खूबसूरत वादियों को, इस यमुना की धारा को, इस यमुना की पवित्र नदी को हमको बचाना चाहिए, हमारी प्राकृतिक सौंदर्य को बचाना चाहिए। और मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि यमुना में किसी प्रकार का कूड़ा करकट कबाड़ न डालें, और सरकार को भी चाहिए कि यहाँ पर प्लास्टिक और किसी प्रकार की अन्य वस्तुओं के लाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये इधर से एक स्थानीय नदी, ये शायद गरुड़ गंगा कहा जा रहा है, ये नहीं सीधे कर पा रहे हैं, और तो दूसरी तरफ से आ रही है नदी वो यमुना। और इस प्रकार से पहला हम इसको कह सकते हैं यमुना। इसके आसपास अगर आप देखें, यहाँ
से यमुनोत्री करीबन 3 किलोमीटर, और ये पूरा ये नदी इधर से आती भी, पहाड़ों की नदियाँ किस तरह से बड़े बड़े पत्थरों के बीच से होकर गुजरती हैं। और ये यमुना यहाँ पर नीचे की तरफ थोड़ा पानी अनेक धाराओं से मिलता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन अब नदी के किनारे भी प्लास्टिक हर जगह इतनी शुरुआत में भी दिखाई दे रहे हैं, तो वो एक ख़तरनाक बात है जो होना नहीं चाहिए। यमुना उधर से आ रही है सामने से, और आगे यमुना और बरकोट। बरकोट नामक कस्बे से चल के अब यमुना ये लाखा मंडल के पास से गुजर रही है। लाखा मंडल यहाँ से 5 किलोमीटर पे है, और भारतकालीन यहाँ पर मंदिर हैं। ये हजारों की संख्या में शिवलिंग यहाँ पुरातत्व विभाग को मिले हैं, जो ये दिखाता है कि यमुना की घाटी शैव सभ्यता का केंद्र थी। यमुनोत्री से चल के जितनी भी जगहों पर अभी हम गए हैं, शिव की आराधना के वो केंद्र रहे हैं। और ये बहुत विहंगम दृश्य, यमुना नदी। ये यमुना घाटी यमुना उत्तराखंड में यमुना का ये विशेष सौंदर्य आप देख सकते हैं। पूरा है टोंस नदी, जिसे हमने नेटवार से बनते हुए देखा था। सुपिन और रुपिन नदी के मिलने के बाद ये पूरी रवाई क्षेत्र से होते हुए अब अपने अंतिम दौर में, और यहाँ पर ये इसका संगम होता है यमुना नदी के साथ में। ये यमुना नदी हम देख रहे हैं हमारे बाएं हाथ की तरफ। ये यमुना नदी यमुनोत्री से होकर आती है, और ये यमुनोत्री से होकर कालसी में,
और कालसी का ये संगम स्थल, जहाँ पर दोनों नदियों का संगम हो रहा है। और यहाँ से ये नदियाँ अब टोंस अपनी पहचान समाप्त करती है। ये है संगम और यहाँ से यमुना आगे अब डाक पत्थर की ओर निकल रही है। ये है पौंटा साहब, हम पौंटा साहब गुरुद्वारा के पास में। ये यमुना इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे के पीछे से बह रही है। कुल मिलाकर के पानी का लेवल बहुत कम। प्रदूषण की शुरुआत। ये है ताजेवाला हरियाणा। यहाँ पर पहले एक बैराज होता था जिसमें यमुना नदी का पानी इकट्ठा होता था, तो यहाँ से पानी छोड़ा जाता था। शायद यहाँ से बैराज अब बंद कर दिया गया है और दूसरी जगह पर स्थापित कर दिया गया है। हरियाणा में यमुना कलेश्वर नाम की जगह से प्रवेश करती है। हिमाचल के पौंटा साहब के बाद वो हरियाणा में आती है और अब इसी है कलेश्वर से ताजेवाला और ताजेवाले से आगे यमुनानगर की तरफ। ये है पानीपत का एक गांव हरियाणा के पानीपत ज़िले में। और ये यमुना नदी यहाँ से, जो हम अभी यमुना यात्रा अपनी देख रहे हैं, हरियाणा में कलेश्वर से यमुना प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश के पौंटा साहिब और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद के एक छोटे से हिस्से से गुजरते हुए ताजेवाला बराज और हाथिनी कुंड बराज से होते हुए अब पानीपत। और पानीपत में नदी के तट तक पहुंचना एक बहुत मुश्किल कार्य, बहुत दूर और बहुत मुश्किल के बाद आप यमुना नदी के तट पे पहुंचते हैं। कोई बहुत व्यवस्थाएं नहीं हैं क्योंकि पूरे क्षेत्र में आने जाने का कोई साधन नहीं। कच्ची रोड बहुत दूर दूर तक, और पानीपत शहर से कम ये 40 किलोमीटर दूर है, जिसमें 10 किलोमीटर का रास्ता हम ये कह सकते हैं कि इसी प्रकार का कच्चा रास्ता है। चारों तरफ खेत है और कोई आने वाले भी नहीं है। इस प्रकार यमुना की ये प्रवाह यहाँ पर फिर भी अधिक है, शायद मानसून के होने के कारण से। और यहाँ से यमुना दिल्ली की तरफ। हमारे देश की राजधानी दिल्ली, भारत की सबसे पवित्र नदी, गंगा नदी के बाद भारत में सबसे पवित्र माने जाने वाली यमुना की कहानी। गंगा नदी के बाद देश की सबसे पवित्र दूसरी नदी यमुना भारत की राजधानी दिल्ली से गुजरते हुए उत्तराखंड से जिस पवित्र नदी को हमने देखा, जिसकी धार सामने खड़े होकर हमें गर्व हुआ, देश की राजधानी
उसके ये हाल देखकर भारतीय नीति निर्माताओं को शर्म आ रही है। आज इस पवित्र नदी के सामने खड़े होकर बदबू का जो दृश्य हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं वो बेहद शर्मिंदा कर देने वाला है। दिल्ली सरकार इस संदर्भ में पूरी तरह से असफल साबित हुई है। और भारत सरकार को इस विषय में गंभीरता से सोचना चाहिए। देश को विश्व गुरु बनाने का सपना देखने वाले को पहले अपनी पवित्र नदियों को साफ कर सकें ताकि हमारी संस्कृति बच सके और देश आगे बढ़े। ये है सीवर लाइन जो यमुना में जा रही है। देखिए पूरा जल और ये पूरा यमुना का क्षेत्र आज यहाँ देश की राजधानी के अंदर देश की दूसरी सबसे पवित्र नदी यमुना यमुना की कहानी जिसे हमने यमुनोत्री से देखा पूरे उत्तराखंड में घूमते हुए देश की राजधानी में आते हुए उस यमुने को गंदे नाले में बदलने का श्रेय हमारे देश के राजनेताओं को जाता है। ये एक बेहद शर्मनाक बात है, बेहद दुखद और अफसोसनाक। इस तरह से एक हिमालयी नदी को गटर और नाले से बदतर कर दिया गया है। हमारे हुक्मरानों को अपने अकर्मण्यता पर शर्म आनी चाहिए। और यमुना नदी दिल्ली में है, दिल्ली की यमुना। पहाड़ों से इतनी सुंदर यमुना नदी अब दिल्ली में आके उसकी हत्या हो गई है। और जिस तरीके से ये पानी है इसमें कितना जहर होगा और ये खेतों को भी अगर ये पानी चला जाए तो शायद हमारी खेती का भी नुकसान होगा। भारत सरकार को और दिल्ली सरकार को इस संदर्भ में काम करना चाहिए। ये एक शर्मनाक बात है। देश की राजधानी के अंदर देश की सबसे पवित्र नदी को इस हाल पे रखना बहुत शर्मनाक है। एक तरफ दिल्ली की चकाचौंध, बड़ी बड़ी इमारतें और दूसरी तरफ देश की एक पवित्र नदी यमुना जो उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली को अपने पानी से सींचती भी है। अब ये नदी दिल्ली से प्रस्थान कर रही है आगे। ये सब के लिए एक बहुत शर्म की बात है कि देश की राजधानी से देश की सबसे महत्वपूर्ण हिमालयी नदियों में एक यमुना आज इस प्रकार से गुजर रही है। यमुना एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान कहाँ है? यमुना अब वृंदावन में, और वृंदावन में पानी बढ़ा है लेकिन पानी के अंदर प्रदूषण भी है। देख सकते हैं ये कचरे का पानी और किस तरीके से हमने गंदगी और ये वृंदावन शहर का बाहर दृश्य है।
यमुना के तट पर बसा मथुरा। विश्राम और सारे याद है विश्राम घाट, देखो विश्राम घाट, विश्राम जब भगवान ने कंस को मार के विश्राम किया ये है। विश्राम घाट है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मार करके विश्राम किया था। बनाया विश्राम घाट, इसका नाम विश्राम घाट है। भैया ठीक है। आज ये है यमुना मथुरा में, और बहुत खूबसूरत ये नदी हो सकती है यदि इसका पानी साफ हो। बड़ी संख्या में पंछी यहाँ पर इस नदी में आनंद लेते हुए इस समय हम ताजमहल में हैं और यमुना मथुरा से आगरा होते हुए अब यहाँ से आगे जा रही है। ताजमहल की खूबसूरती यमुना की खूबसूरती के साथ कॉम्प्लीमेंट करती हुई, लेकिन आज यमुना की हालत बहुत ख़राब है। हमने देखा कि जो चमकीली यमुना यमुनोत्री से चलती है वो दिल्ली आते आते उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि उसमें केवल सीवर का पानी रह जाता है। दिल्ली से आगरा तक की यमुना की यात्रा बहुत ही ज़्यादा कठिन है, क्योंकि उसका पानी इतना ज़्यादा गंदला है कि कह नहीं सकते हैं। और यहाँ से यमुना में आगे चंबल नदी मिलती है तो वो उसको और बड़ा करती है और उसका पानी थोड़ा साफ होता है। आगरा की खूबसूरती यमुना के साथ है और यमुना की खूबसूरती ताजमहल के साथ मिलकर आगरा को दुनिया के नक्शे पर लाती है। इसलिए ताजमहल को अगर हमें जिंदा रखना है या खूबसूरत रखना है तो यमुना को भी जिंदा रखना पड़ेगा, और यमुना को जिंदा रखने का मतलब है गंगा को जिंदा रखना। इसलिए गंगा की सफाई का मतलब यमुना की सफाई है। हम उम्मीद करते हैं कि लोग अगर ताजमहल देखने आए तो इस बात की भी चिंता करें कि यमुना की भी सफाई होनी चाहिए, और एक खूबसूरत नदी एक खूबसूरत मकबरे या ऐतिहासिक स्थल के बगल से जब गुजरती है तो और ज़्यादा उसकी खूबसूरती में चार चांद लगते हैं। ताजमहल दुनिया का आश्चर्य, एक खूबसूरत इमारत और साथ ही साथ हमारी सांस्कृतिक विरासत, इस देश की महान सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक। ताजमहल शाहजहां ने बनाया, इतनी खूबसूरत इमारत, हमेशा जवान दिखने वाली इमारत। ये हमारे देश के मज़दूरों की कलाकारी का कमाल है। ये मज़दूर
जिन्होंने इतने साल मिल कर के इस पर काम किया होगा, उनके हाथों को सलाम, उनके दिमाग को सलाम, उनकी बुद्धि को सलाम कि उनकी मेहनत के चलते आज हम यहाँ आते हैं, देखते हैं। ये हमारी गंगा जमुनी संस्कृति का भी प्रतीक है। ये हमारे को हमेशा युवा रखे, एक दूसरे से मोहब्बत का पाठ पढ़ाए। इसी ताजमहल पे आने वाले सभी लोगों को हम यही चाहेंगे कि वे आएँ और यहाँ से मोहब्बत का पैगाम देते हुए जाएँ। चंबल की घाटी और इस तरफ से ये जो नदी आ रही है आगरा के रास्ते, हमने इसको देखा है। आगरा इटावा से होते हुए ये यमुना नदी और ये धीरे धीरे करके अब चंबल से मिलने की ओर अग्रसर है। यहाँ से खुस्तूरी पर ये चंबल नदी मध्य प्रदेश से राजस्थान से होते हुए अब बरेह में और यहाँ पर ये है संगम स्थल। चंबल और यमुना का संगम। चंबल की अपनी लंबी यात्रा बरेह में आके समाप्त होती है और हालांकि चंबल नदी में यमुना नदी के मुकाबले में अधिक पानी, लेकिन पौराणिक और आस्थाओं के सवाल बहुत बड़े होते हैं इस देश के अंदर। चंबल नदी अपनी पहचान यहाँ समाप्त करती है और अब यमुना बनकर आगे उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, बांदा और फिर फतेहपुर से होते हुए प्रयागराज में यमुना की यात्रा समाप्त होती है। यात्रा समाप्त नहीं होती और दूसरी नदी को जीवन दान देकर वो यात्रा आगे बढ़ जाती है। तो यमुना की यात्रा प्रयागराज में समाप्त होकर के गंगा को और बढ़ाकर आगे गंगा के रूप में शुरू होती है। लेकिन फ़िलहाल बरेह नामक इस जगह पर हम देख सकते हैं बहुत सारे पंछी अब आ रहे हैं और चंबल की घाटी को ये कहा जाता है कि इसमें बड़ी संख्या में घड़ियाल और पंछी रहते हैं और उसका कारण है कि गंगा और यमुना जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों से होते हुए गुजरती हैं, मैदानी इलाकों में आने के बाद उनमें बहुत सा प्रदूषित जल और तत्व शामिल होता है, जिसके कारण से उनमें प्रदूषण की भयावहता होती है। लेकिन चंबल नदी का पानी यमुना नदी के मुकाबले में बहुत साफ दिखाई देता है और इसीलिए ये आगे चलकर यमुना के पानी को भी साफ कर रहा है। ये पचनदा का संगम। ये सिंधु नदी पचनदा में अब मिल रही है यमुना नदी में। ये आप देख सकते हैं कि विशालकाय संगम, इधर से जो ये विशाल नदी हमें दिखाई दे रही है वो यमुना और चंबल का पानी। हालांकि उसे यमुना कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर यमुना और चंबल के पानी को अगर हम देखें और यहाँ पर 3 नदियों का पानी इस नदी से आकर के अब
पचनदा बनता है। और ये यमुना नदी अब यहाँ से जालौन और हमीरपुर के रास्ते बांदा होते हुए फतेहपुर और फिर प्रयागराज में गंगा में समाहित होती है। चंबल के बाद जो दो और बड़ी नदियाँ इसमें शामिल होती हैं वो है हमीरपुर में बेतवा और बांदा में केन नदी, और फिर प्रयागराज में यमुना अपनी यात्रा समाप्त कर गंगा नदी को और विशालकाय बनाती है। नदियों का ये मिलने बिछड़ने बनने बिगड़ने का पूरा तंत्र बहुत खूबसूरत है। इसको समझे जाने की आवश्यकता है। अभी भी हम देख रहे हैं कि चंबल और यमुना के इस मिलन पर सैकड़ों पंछी दिखाई दे रहे हैं और दिसंबर के आखिर तक और सर्दियों तक साइबेरियन क्रेन्स यहाँ बहुत बड़ी संख्या में दिखाई देंगे। ये है यमुना नदी, ये हमीरपुर का संगम स्थल की तरफ अब आ रही है। और यमुना के तट पर हम देख सकते हैं जो ज़मीन है ये मुख्यतः अभी बाढ़ के दौरान पानी से डूबती है और उसकी ऐसी स्थिति होती है। हमीरपुर का ये रेलवे पुल और ये संगम स्थल, और ये हमारे दाहिनी तरफ से जो नदी आ रही है वो है बेतवा नदी। ये मध्य प्रदेश से हमीरपुर की तरफ आती है झांसी होते हुए। और अब ये जो है हम देख सकते हैं कि यमुना के पानी कितनी ताकत से इसके ऊपर हावी होता है और फिर अपने में इस पानी को लेकर के सीधे अब ये नदी फतेहपुर की तरफ जा रही है। चिल्ला घाट फतेहपुर और बांदा के बॉर्डर पर है, जहाँ पर फिर यमुना नदी का संगम होता है केन नदी के साथ में, और फिर केन नदी आगे फतेहपुर के रास्ते इलाहाबाद की तरफ प्रस्थान करती है। यमुना ये है केन नदी, और केन नदी यहाँ पर आकर के अभी यमुना के साथ इसका संगम हो रहा है। और चिल्ला मदनपुर गांव है बांदा जनपद में, और यहाँ पर ये अब यमुना नदी पर पुल जो बांदा को फतेहपुर से जोड़ता है। ये हम केन और यमुना के संगम पर हैं इस समय। ये केन नदी का पानी है और सामने का पुल ये यमुना नदी पर बना हुआ
बांदा और फतेहपुर जनपद को जोड़ते हुए। फतेहपुर शहर से यहाँ की दूरी करीबन 45 से 50 किलोमीटर की। ये यमुना संगम। केन का पानी हरा है और यमुना का गंदला है। वो भी साफ होता है, लेकिन अंतर रहता है पानी। जी जी जी। लेकिन यमुना का जो पूरा बहाव है वो तेज है ना, केन को पूरा ढक लेता हो। ये है केन और यमुना का संगम। मेरे दाईं तरफ से यमुना आ रही है सामने से ये, और बाईं तरफ से केन नदी। यमुना का पानी थोड़ा धुंधला, केन का पानी थोड़ा हरा। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये संगम है चिल्ला घाट पर। और ये यमुना हमीरपुर के रास्ते फतेहपुर से होते हुए यहाँ पर ये बांदा फतेहपुर के बीच का पुल है, और सामने से आप देख सकते हैं केन नदी दिखाई दे रही है हरे पानी से। दोनों का बहुत अच्छा संगम। किस तरह से यमुना नदी ने केन को पूरी तरह से केन नदी पर हावी हो चुकी है, ये यहाँ से दिखाई दे रहा है। बेहद विहंगम दृश्य। अपनी नदियों को बचाएं और स्वस्थ रहें। यहाँ से यमुना अब आगे इलाहाबाद की ओर। ये बलुआ घाट इलाहाबाद और ये यमुना का तट। यमुना यहाँ से जा रही है इलाहाबाद संगम की ओर। ये इलाहाबाद का संगम, और इस समय हम
संगम की यहाँ पर यमुना और गंगा का मिलन होता उस तरफ जा रहे हैं। इस समय ये यमुना का ये क्षेत्र है और इस तरफ से यमुना फतेहपुर से कौशाम्बी के रास्ते होते हुए इलाहाबाद की तरफ। संगम पर बीच में लोग अपने अपने पूजा पाठ के लिए आने वालों में दक्षिण भारतीयों की तादाद भी काफ़ी अधिक। जमुना की शादी नहीं हुई ना। हम इस समय इलाहाबाद के संगम पर हैं। संगम में गंगा और यमुना दोनों का यहाँ पर संगम है और सबसे बड़ा संगम है भारतवर्ष का है। उत्तराखंड की यमुनोत्री से चल के यमुना इलाहाबाद में ख़त्म होती है, यानी कि गंगा में समाहित होकर अपने को समाप्त कर देती है। और इलाहाबाद आने से पहले ये बहुत खूबसूरत पहाड़ियों से होते हुए जिसके तट पे सबसे महत्वपूर्ण शहर भारत के विकसित हुए, जिनमें दिल्ली, मथुरा और आगरा तीनों बड़े ऐतिहासिक शहर रहे हैं। यमुना इलाहाबाद में आती है और दूसरी तरफ से गंगोत्री से और देवप्रयाग होते हुए गंगा, हरिद्वार, फिर कानपुर के रास्ते इलाहाबाद में आती है और फिर यहाँ पर इनका मिलन होता है। यहाँ यमुना अपने आप को समाप्त कर गंगा में समाहित कर आगे जो गंगा बन के चलती है वो वाराणसी की तरफ जाती है और फिर पटना और बिहार के अन्य शहरों से होते हुए झारखंड के रास्ते बंगाल की खाड़ी की तरफ एक हिस्सा उसका जाता है और दूसरा हिस्सा कलकत्ता से होते हुए गंगा सागर में खत्म होता है। लेकिन गंगा की ये यात्रा जो है बहुत महत्वपूर्ण है हम सब लोगों को समझना, इसलिए क्योंकि गंगा भारत के एक बहुत बड़े भूभाग को जीवन प्रदान करती है। किसानों को जो गंगा का एक क्षेत्र है वो कृषि के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर और इधर से यमुना की बेल्ट को अगर हम समझें तो आगरा, मथुरा और दिल्ली, पूरी हरियाणा की बेल्ट तो कृषि के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है भारत का। तो इतने बड़े महत्वपूर्ण भूभाग को जीवंतता प्रदान करने वाली, जीवित रखने वाली गंगा और यमुना हमारी पहचान है। ये हमारी अस्मिता है और दुर्भाग्यवश ये कि हमने इन अस्मिताओं को केवल धार्मिक अस्मिताओं से जोड़ के रखा। धार्मिक अस्मिताओं से भी यदि हम नदियों को बचा सके तो वो भी बहुत अच्छी बात है। गंगा को हम माँ कहते हैं, गंगा हमारी माता है क्योंकि वो जीवनदायिनी है, वो देश को जीवन दे रही है। लेकिन क्या अपनी माता को हम इस प्रकार से रखते हैं जैसे हमारे धर्म और अध्यात्म के नाम पर भी इन संसाधनों को, इन अस्मिताओं को हम पूरी तरह से प्रदूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़। आज
यमुना और गंगा का इस मिलन पे यहाँ पर अगर हम पानी को पीने की कोशिश करें तो शायद नहीं पी पाएंगे। भागीरथी जब शुरू होती है गोमुख से तो उसका पानी की पवित्रता, और यहाँ आते आते अगर हम देखें तो पानी की पवित्रता को हम समझेंगे तो इसमें कई प्रकार के जीवाणु आपको मिल सकते हैं। शायद पीने लायक ना हो, क्योंकि इसमें कानपुर की फैक्ट्रियों का, दिल्ली की फैक्ट्रियों का भी कचरा घुसा पड़ा है। उसके अलावा तो हम ये नहीं कह रहे कि गंगा को या इन नदियों को केवल लोगों ने प्रदूषित किया है। लोगों को तो कोशिश करनी चाहिए कि वो इसकी पवित्रता को सलाम करें, दूर से नमस्कार करें, प्रणाम करें, इसके अंदर गंदगी ना डालें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अंदर खुद नहाने की प्रक्रिया को कम किया जाना चाहिए। इसके अंदर जो ये गंदे कचरे फेंके जा रहे हैं धर्म के नाम पे, परंपराओं के नाम पे, वो खत्म किए जाने चाहिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो है वो औद्योगिक कचरा जो गंगा में आ रहा है, सीवेज लाइन के कचरे जो गंगा में आ रहे हैं, यमुना में आ रहे हैं, वो शर्मनाक है। उसे सरकार बंद कर सकती है। ऐसे औद्योगिकरण, ऐसे विकास के कोई मतलब नहीं है, जिसके कारण से हमारी जो राष्ट्रीय संसाधन है वो खतरे में हो। क्योंकि ये नदियाँ अगर नहीं रहेंगी तो आने वाला संकट हमारे देश के अंदर पानी का संकट है, और पानी के संकट को अगर हम अभी से नहीं समझे तो हमारी जो पीढ़ियाँ हैं वो सर उठा के जी नहीं पाएंगी। अभी भी देश के बहुत बड़े हिस्से को लोगों को पानी मिलता नहीं है। अभी भी देश के बहुत बड़ी संख्या में लोग पीने के पानी के लिए तरसते हैं, और गंगा और यमुना की इन धाराओं ने जो है करोड़ों लोगों को जो है पानी दिया है। उत्तराखंड के बहुत से इलाकों में अभी भी जहाँ से गंगा और यमुना निकलती हैं वहाँ आपको पानी की बोतल से पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। और जब हम नीचे आते हैं तो हम इन नदियों का पानी नहीं पी पाते हैं, क्योंकि अगर हम एक दिन भी एक बोतल पानी पी लेंगे तो दूसरे दिन हमें अस्पताल जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति हमने क्यों पैदा की, इस पर सोचने की ज़रूरत है। हमें अपने देश की संस्कृति, अपने देश की संसाधन को बचाने की ज़रूरत है, और उसके लिए हमें कुछ सवाल सरकार से और कुछ सवाल अपने आप से भी करने होंगे। गंगा को बचाना हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, ताकि हमारे देश की संस्कृति और हमारे देश की संसाधन बच सके, और तभी इस देश के करोड़ों लोगों को ये पानी जीवन दे पाए।